हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया था, दैट वाज जीडीपी डिफ्लेटर, जिससे हम हमारी इकोनॉमी में रेट ऑफ इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। ओके, इस लेक्चर में अब हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या बढ़ी हुई जीडीपी आपकी समाज में, आपकी सोसाइटी के अंदर वेलफेयर को शो करती है? इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर के डिफरेंट पॉइंट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी एक ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो आपकी इकोनॉमी या आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को या इकोनॉमिक प्रोग्रेस को एक्चुअली शो करता है। अगर हमारी या किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी ज्यादा है तो हम ये मानते हैं कि ये कंट्री अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव है, और ये माना जाता है कि अगर जो कंट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट और बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री है तो वहां पर सब कुछ अच्छा होगा और लोग अच्छे से रह रहे होंगे, मींस वेलफेयर के काम भी अपने आप में बहुत पीक के ऊपर होंगे। तो क्या ये अपने आप में सच है कि अगर हमारी किसी कंट्री की जीडीपी बहुत ज्यादा तो हम ये मान लें कि वहां के लोग सही में सुखी होंगे, या वहां पर एक्चुअली वेलफेयर का काम या सोसाइटी का वेलफेयर अपने आप में पीक पर होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कैपिटलिज्म के अंदर कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हो और उससे आपकी जीडीपी बढ़ती जा रही हो, लेकिन आम आदमी के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा हो। तो अभी हम बात करेंगे जीडीपी एंड एक्सेप्शनल केसेस कि कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जो जीडीपी को झुठलाते हैं कि भाई जीडीपी अपने आप में वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है। हाँ, ये एक वैल्यू है, एक अपने आप में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी में गुड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी ज्यादा है, लेकिन ये वेलफेयर को शो करेगा, ये अपने आप में सही नहीं है। तो सबसे पहला हमारा इसके अंदर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सबसे पहला पॉइंट है और इस पॉइंट को हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देख सकते हैं, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया के रेफरेंस में ये पॉइंट सबसे ज्यादा स्ट्रांगली खड़ा होता है। देखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मीनिंग होता है कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो बहुत अनइक्वल है। कुछ परसेंटेज ऑफ लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं और कुछ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लोग जो हैं वो गरीब हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, और जो थोड़े बहुत परसेंटेज ऑफ लोग हैं उनके पास हमारी कंट्री के मैक्सिमम रिसोर्सेस हैं। अभी थोड़े दिन पहले ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर यह बताया गया कि हमारी कंट्री में 5% लोग ही हैं जिनके पास कंट्री की 60 to 65% वेल्थ है। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास हमारी कंट्री की 65% वेल्थ है। हमारे यहाँ पर इस कंट्री के अंदर 25,000 या उससे ज्यादा अर्न करने वाला बंदा 10% पॉपुलेशन के अंदर बेसिकली आता है। तो ये क्या शो करता है? हमारी कंट्री की जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक्चुअली शो करता है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के अंदर ये होता है कि यहाँ पर जो गैप होती है, गैप किसके बीच में? बिटवीन पुअर एंड रिच। ये गैप जो होती है ये हर बार वाइडन होती जाती है, और जो अमीर लोग हैं उनकी वेल्थ, और अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, उनकी वेल्थ और इंक्रीज होती जाती है, और गरीब इंसान और गरीब होता जाता है। लेकिन वो जो अमीरों की जो रेट ऑफ इंक्रीज है, जो उनकी जो वेल्थ की रेट ऑफ इंक्रीज है, उससे हमारी इकोनॉमी की जीडीपी ये शो करती है कि हमारी जीडीपी बढ़कर के आई है, क्योंकि उनका जो गुड्स एंड सर्विसेज वही लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज वो बना करके मार्केट में बेचते हैं तो उससे हमारी जीडीपी के अंदर भी ग्रोथ रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो कहने का अल्टीमेटली मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इसके अंदर गरीब और अमीर लोगों के बीच में जो खाई है, जो गैप है, वो गैप क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, और अमीरों की वेल्थ इतनी ज्यादा होती है जिस वजह से हमारा जीडीपी भी बढ़कर आता है। तो पहला ये हमारा एक्सेप्शनल केस है जो ये बताता है कि हमेशा बढ़ी हुई जीडीपी या इंक्रीज जीडीपी आपकी इकोनॉमी की वेलफेयर की कंडीशन को शो नहीं करती। सेकंड पॉइंट है हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमीज हैं, तो मॉडर्न इकोनॉमीज में हर चीज मनी के अगेंस्ट एक्सचेंज होती है। जैसे अगर मुझे मार्कर बाय किया तो मैंने इसके अगेंस्ट मनी पे किया, मैंने बोर्ड बाय किया तो इसके अगेंस्ट मैंने मनी पे किया, मैं जो भी प्रोडक्ट बाय करता हूं उसके अगेंस्ट मनी पे करता हूं, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं तो लोग मुझे मनी पे करते हैं। ठीक है, मींस हमारी मॉडर्न इकोनॉमी में कोई भी गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट जो पेमेंट होता है दैट विल ऑलवेज बी इन मॉनेटरी टर्म्स, उसको मॉनेटरी टर्म्स में ही हम पेमेंट करते हैं। फाइन, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्सचेंजेस मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं, और वो मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्योंकि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस
होते हैं, और क्योंकि वो नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस हैं वो आपके जीडीपी में मेजर नहीं हो पाते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भाई एक फार्मर है, गरीब है, और एक बड़ा फार्मर है, तो उस बड़े फार्मर ने अपनी लैंड के ऊपर एक स्मॉल फार्मर को, एक छोटे फार्मर को बोला कि आप यहां पर खेती करो, और खेती करने के बाद में जितना भी इसका प्रोड्यूस होगा उस प्रोड्यूस का 1/5 हम आपको दे देंगे, 1/5 आपका हो जाएगा और 4/5 हमारा हो जाएगा, जिसको हम मार्केट में सेल कर देंगे। अब लेट सपोज मान लीजिए यहां पर 1000 क्विंटल्स अगर उस एक साल में या एक स्पेसिफिक सीजन के दौरान पर वीट उगा, तो इसका 1000 इंटू 1/5 दैट इज व्हाट 200 क्विंटल्स, ये 200 क्विंटल्स स्मॉल फार्मर के पास चला जाएगा, और 1000 इंटू 4/5 800 क्विंटल जो है ये बिग फार्मर के पास चला जाएगा। अब ये जो बिग फार्मर 800 क्विंटल को मार्केट में सेल करने जाएगा तो ये मॉनेटरी टर्म्स में सेल करेगा, जो आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, जीडीपी के मेजरमेंट में कैलकुलेट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो 200 क्विंटल का कट किसको दिया, स्मॉल फार्मर को, ये तो क्या हुआ, एक टाइप का नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं है। हम तो ये समझेंगे जीडीपी का कैलकुलेशन तो ये समझेगा कि इस फील्ड के अंदर टोटल 800 क्विंटल का ही क्या हुआ था, प्रोडक्शन एक्चुअली हुआ था। हाँ, ये बात अलग है कि अगर ये 200 क्विंटल बाद में स्मॉल फार्मर मार्केट में बेचने जाता है तो वो फिर जीडीपी का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ये गेहूं रख लिया, ये वीट रख लिया, तो फिर उस कंडीशन में ये जीडीपी के मेजरमेंट में आएगा ही नहीं। इसका मीनिंग ये होगा कि हमारे पास जो जीडीपी का मेजरमेंट आता है वो अपने आप में करेक्ट नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं और वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। जैसे हम बात करें कि हमारे यहाँ की घर की जो भी लेडीज है, जिसको हम बोलते हैं हाउस वाइफ, ठीक है, या हाउस मेकर्स, तो ये हाउस वाइफ और हाउस मेकर्स की जो सर्विसेज होती हैं ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। वो हमारे घर में, हमारे घर की जो भी लेडीज होंगी, घर के काम में, घर के जो रेगुलर कोरस होते हैं उसके अंदर वो कंटिन्यूअसली लगी होती हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई मॉनेटरी पेमेंट उनको नहीं किया जाता। हाँ, अगर उसी काम के लिए आप किसी मेड को बुलाते हैं तो उस मेड को आपको मंथली या ईयरली कुछ पेमेंट करना पड़ेगा जो आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर कोई हाउस वाइफ या घर की लेडी अगर आपके घर के लिए काम करती है तो उसके अगेंस्ट कोई उसको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, और जब मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता तो उनकी इतनी मेहनत वाली सर्विसेज के बावजूद भी वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। या मैं कहूं कि मान लीजिए एक बंदा है जो अपने ही घर का एक बड़ा सारा उसका कंपाउंड है, उसके अंदर वो गार्डनिंग करता है, अलग अलग वेजिटेबल्स उगाता है, और वेजिटेबल्स उगाने के बाद उन वेजिटेबल्स को, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, तो अपने ही सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले लेता है। अब जब वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए लेगा तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। यही वेजिटेबल अगर वो मार्केट से बाय करके लाता तो एक मॉनेटरी एक्सचेंज होता और वो जीडीपी के कैलकुलेशन के अंदर आ जाता, लेकिन उसने खुद अपने यहां पर उगाया है और वहीं से फ्रूट और वेजिटेबल्स वो बेसिकली यूज करता है, तो अगेन दिस विल बी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, और फिर उस कंडीशन में ये आपके जीडीपी के कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बन सकता। मींस जो जीडीपी आ रही है उसके अंदर इस तरह की सर्विसेज एक्चुअली आपके अंदर आपकी कैलकुलेट नहीं होती। इसमें एक और पॉइंट होता है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी बोले या हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी, मींस हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन सी चीज एक्चुअली प्रोड्यूस हो रही है, और जो चीज एक्चुअली प्रोड्यूस हो रही है क्या उसकी रिक्वायरमेंट हमारी इकोनॉमी को है भी। जैसे अगर आपने कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो वहां पर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हमें इकोनॉमी में बनाना क्या है, हमारा एक मेजर क्वेश्चन होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, और ये होता है एक्चुअली ये कि हमारी इकोनॉमी को एक्चुअली किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी को उन्हीं चीजों को बनाने के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमी में जो इकोनॉमी के पॉलिसी मेकर्स होते हैं ये अपने आप में डाइवर्ट हो जाते हैं और जो नॉन सेंट्रल इश्यूज हैं उन नॉन सेंट्रल इश्यूज के प्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं। मींस जैसे अगर मैं कहूं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो भूखे हैं तो हमें जरूरत है ब्रेड की, लेकिन बनाए जा रहे हैं उसके अंदर डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है, या कोई दूसरी चीजें जो अननेसेसरी हैं, जिनका आपकी इकोनॉमी में लोगों के वेलफेयर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप कितनी ही एडवांस्ड कोई भी चीजें बना लें, बड़ी बड़ी स्टैचूज बना लें, लेकिन उसका इंपैक्ट लोगों के वेलफेयर के ऊपर नहीं पड़ता, ठीक है। तो नॉन सेंट्रल इशू की तरफ क्या होता है, हमारी इकोनॉमी जब डाइवर्ट होगी तो ऑटोमेटिकली उससे जीडीपी तो बढ़ जाएगी। भाई आपने कोई भी एक बड़ा कोई मॉन्यूमेंट बना दिया, उस मॉन्यूमेंट से लोगों का कलेक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन उसका इंपैक्ट लोगों के वेलफेयर के ऊपर नहीं पड़ता, आम आदमी के वेलफेयर के ऊपर नहीं पड़ता। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वो हमको ये बताती है कि पहले
आप जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये चेक करें कि आपकी इकोनॉमी में एक्चुअली किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, लोगों को क्या चाहिए। लोगों को चाहिए ब्रेड, हम बना रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तो हम पहले ब्रेड बनाए, ब्रेड के साथ साथ आर्म्स एंड इक्विपमेंट, दोनों का एक जो है बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन रखें जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो सके। तो ये कभी कभी क्या होता है, हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी के अंदर बंदा क्या करता है, नॉन सेंट्रल इश्यूज से भटक जाता है, तो उस वजह से भी जीडीपी तो बहुत हाई आती है, लेकिन मालूम पड़ता है कि इकोनॉमी में लोगों का जो पीपल वेलफेयर है, जो आम आदमी का वेलफेयर है, वो आम आदमी का वेलफेयर कहीं ना कहीं पीछे अपने आप में अल्टीमेटली छूट जाता है। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, एक्सटर्नैलिटीज का मीनिंग होता है इंपैक्ट। तो इंपैक्ट क्या हो सकता है, इंपैक्ट गुड इंपैक्ट भी हो सकता है और इंपैक्ट बैड इंपैक्ट भी हो सकता है। मींस किसी एक एक्टिविटी का या कोई भी किए गए काम का आपकी इकोनॉमी के ऊपर किस टाइप का इंपैक्ट पड़ता है, गुड इंपैक्ट या बैड इंपैक्ट। तो जो गुड इंपैक्ट पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज बोलते हैं। और जो बैड इंपैक्ट पड़ता है वो क्या कहलाती है, हमारी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको एक आध एग्जांपल देता हूं कि भाई मान लीजिए आपकी इकोनॉमी के अंदर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की बात करता हूं कि भाई आपकी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी कब बढ़ेगा, जब आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लोगों गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ेगा। गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ेगा तो नेचुरली प्रोड्यूसर साइड को, जो प्रोड्यूसर है, जो फर्म सेक्टर है, उसको ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करना पड़ेगी। ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी, ज्यादा फैक्ट्रीज लगाना पड़ेगी, और ज्यादा फैक्ट्री लगाने के बाद हमारी इकोनॉमी में पोल्यूशन भी बढ़ता है। ये जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, ये जो अपने वेस्ट होते हैं, हार्मफुल वेस्ट और केमिकल वेस्ट, ये पानी में छोड़ देते हैं। दिन भर जो फैक्ट्री चलती है उनसे धुआं निकलता है, तो इससे क्या होता है, पूरा आपका जो एयर और वाटर पोल्यूशन होता है, और एयर और वाटर पोल्यूशन होगा तो वो लोगों के ऊपर, आम आदमी की जिंदगी के और आम आदमी की हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। और इकोनॉमी में जो लोग हेल्दी नहीं होंगे, बीमार पड़ेंगे, और जब बीमार पड़ेंगे तो अल्टीमेटली हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल के बिल बढ़ेंगे, हॉस्पिटल के बिल जब बढ़ेंगे तो आपकी जीडीपी फिर से बूस्ट करेगी। यहां तो कर ही रही थी, क्या आपकी इकोनॉमी में आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा था, इंसान बीमार पड़ा धुएं से, पोल्यूशन से। हम देखते हैं आजकल हमारे आसपास जो पोल्यूशन है उस वजह से कितने लोग अल्टीमेटली बीमार पड़ते हैं, और जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल की सर्विसेज लेते हैं जिससे हमारे जीडीपी की ग्रोथ बढ़ जाती है। लेकिन जीडीपी तो बढ़ गई, बट उसके कॉस्ट क्या, लोगों की हेल्थ, लोगों की जो भी सेहत है, उसकी वजह से आपकी ये बढ़ी। तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। हम ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को भी अकाउंट नहीं करते। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है, चलो इसको बचाने के लिए हमने क्या किया, साइकिलिंग की परमिशन दे दी, या साइकिलिंग की परमिशन दे दी आपने। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, या आपने कहा कि बहुत सारे गार्डन्स बनाए जाए और उन गार्डन में लोगों की एंट्री फ्री कर दी जाए। अब जब एंट्री फ्री है तो नेचुरली वो आपकी जीडीपी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। साइकिलिंग है तो साइकिल को खरीदने का एक बार का खर्चा है, फिर उसमें फ्यूल के एक्सपेंसेस और पेट्रोल डीजल के, ये दूसरे कोई एक्सपेंसेस अल्टीमेटली नहीं होते। लेकिन जब ये काम लोग करेंगे तो लोगों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा, लोगों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा तो लोग कम बीमार पड़ेंगे, कम बीमार पड़ेंगे तो कम हॉस्पिटल जाएंगे, तो इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं वो आपके जीडीपी के में कंट्रीब्यूट करती हैं। यहां पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना होगा कि साइकिल बाय करने का एक्सपेंस, फिर उसमें पेट्रोल नहीं डलवाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो आप कम बाय करेंगे, कम बाय करेंगे तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली कम होगा। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज ह्यूमन वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हार्मफुल है। और ऑन द अदर हैंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हार्मफुल है, लेकिन जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा एक होता है इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। देखिए हमेशा जीडीपी बढ़े तो इसका यह मतलब नहीं होता कि आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्रीगेट आउटपुट डिक्रीज हो जाए लेकिन प्राइसेस बढ़ गई, आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने की वजह से भी आपकी इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज हो जाती है। अगर आपको इस कंसेप्ट को समझना है तो आप मेरा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी वाला लेक्चर देख सकते हैं। इसमें हमें यह पता लगता है कि कब इन्फ्लेशन बेस्ड जीडीपी कैलकुलेशन होती है और कब क्वांटिटी बेस्ड जीडीपी अल्टीमेटली कैलकुलेट होती है। तो ये हमारा पॉइंट है जनरल प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी में जीडीपी भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद
बाद फिर एक पॉइंट और बताऊं आपको, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी से ज्यादा है, रेट ऑफ ग्रोथ इन जीडीपी, तो फिर आपका ये इंक्रीजिंग जीडीपी कोई सही पिक्चर शो नहीं करेगा, मिसलीडिंग सी इंफॉर्मेशन देगा। ये काम का तब है जब रेट ऑफ ग्रोथ इन जीडीपी शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की ग्रोथ से आपके जीडीपी का ग्रोथ रेट हमेशा ज्यादा हो। अगर ऐसा होगा, जैसे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है और उसके अकॉर्डिंगली जीडीपी भी बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से कम है। इसका मीनिंग ये कि जितने लोग इकोनॉमी में नए आ रहे हैं वो इकोनॉमी को इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, इकोनॉमी की ग्रोथ में इतना कंट्रीब्यूट अल्टीमेटली नहीं कर पा रहा है। फाइन, तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए जो ये साबित करते हैं कि जीडीपी जो है ये अपने आप में ग्रोथ का, भाई देखिए ये तो जीडीपी अपने आप में एक फॉर्मूला है, एक मेथड है जो आपके ग्रोथ को शो करती है, लेकिन हमेशा अगर किसी कंट्री की हाई जीडीपी ग्रोथ रेट हो या हाई जीडीपी हो तो ये प्रूव नहीं करता कि वहां के लोगों का सोशल वेलफेयर भी अपने आप में परफेक्ट होगा या वहां के लोगों को सारी सोशल वेलफेयर की सर्विसेज एक्चुअली मिल रही होगी। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर भी अगर कोई क्वेरी डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स।